शहर में कैलाश का बहुत बड़ा कपड़े का बिजनेस था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शालिनी, 2 भाई राहुल और रंजन और एक छोटी बहन तान्या थी। मगर कैलाश सबसे ज्यादा प्यार अपने नौकर कृष्णा से करते थे। कृष्णा उनका वफादार नौकर था। वो कृष्णा को अपना छोटा भाई मानते थे। कृष्णा अपने मालिक कैलाश के हर काम में हाथ बटाता था। मगर कैलाश के 2 छोटे भाई कोई काम धंधा नहीं करते थे। वो दिन भर कैलाश के रुपयों को दोनों हाथों से लुटाते रहते थे। एक दिन कृष्णा कैलाश से बोला, छोटे मालिक, आप राहुल बाबू और रंजन बाबू को समझाते क्यों नहीं? आप दिन भर मेहनत से काम करते हैं और वो आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही लुटाते रहते हैं। अरे कृष्णा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं रे? मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे एक वचन लिया था कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह पाता। लेकिन मालिक, ऐसे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। अरे नहीं रे, तू बहुत भोला है रे कृष्णा। धीरे धीरे दोनों काम धंधा करने लगेंगे, तू चिंता मत कर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज रात घर में देर से आऊंगा। आज सारे व्यापारियों की मीटिंग है और मुझे उसमें बुलाया गया है। ठीक है छोटे मालिक, आप कितनी भी रात में आएंगे, मैं आपको जागता हुआ ही मिलूंगा। लेकिन क्यों? मालिक, आपको खाना गर्म करके भी तो देना है। कृष्णा की बात सुनकर कैलाश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से ऑफिस चले गए। मीटिंग में शहर का एक और बड़ा व्यापारी राजन कसाना भी बैठा हुआ था। सारे व्यापारियों ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया था। मीटिंग में कैलाश अपने सभी व्यापारी भाइयों से बोले, तुम सब चिंता मत करो, इस बात का फैसला मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। अब तुम सब अपने अपने काम पर जा सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद राजन कसाना मुस्कुराता हुआ कैलाश के पास आकर बोला, आपको क्या लगता है कैलाश जी कि इन व्यापारियों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत? सीधी सी बात है राजन, व्यापारियों का सारा पैसा आपके सीक्रेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है। अगर अकाउंट में से रुपया कम हुआ है तो आपके ऊपर ही आरोप लगेंगे ना। मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है। 1 हफ्ते के अंदर ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप सही है या गलत। देखिए कैलाश जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये सच है कि मैंने व्यापारियों के 100 करोड़ रुपए चुराए हैं। अगर आप उन व्यापारियों के सामने मुझे निर्दोष साबित कर दे तो मैं उनमें से 50 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन की बात सुनकर कैलाश बुरी तरह से क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक जोरदार चांटा राजन के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजन, अब तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चले गए। राजन कसाना गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, तुझे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू मुझे जेल तक पहुंचाए। राजन कसाना एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने सभी गुंडों को बुलाकर कहा, आज रात तुम सब कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दो। मुझे खबर मिली है कि कुछ देर पहले कैलाश ने करोड़ों रुपए का माल अपनी फैक्ट्री में रखवाया है। उसने अभी तक उस माल का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया है। फैक्ट्री जलने के बाद कैलाश सड़क पर आ जाएगा। राजन कसाना के गुंडों ने उसी रात कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दी। कैलाश की फैक्ट्री जलकर राख हो गई और साथ ही साथ उसके अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का माल भी। कैलाश सड़क पर आ गया। इतने बड़े नुकसान का कैलाश को बहुत बड़ा सदमा लगा और एक रात कैलाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कैलाश की बहन तान्या अपने छोटे भाइयों के नंबर पर कॉल मिला कर थक गई, मगर किसी भी भाई ने उसका फोन नहीं उठाया और कैलाश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज कर सके। कुछ ही देर में कृष्णा कुछ पैसे ले आया। डॉक्टर को दिखाने के बाद कैलाश ने अपने नौकर कृष्णा से कहा, कृष्णा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तू किसी से उधार मांग कर लाया है? नहीं बड़े मालिक, जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने रंजन बाबू की जेब से कुछ पैसे निकाल लिए थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे अपनी जेब में रखते हुए देखा था। कृष्णा ने ये बात बोली ही थी कि तभी कैलाश के दोनों भाई गुस्से से आकर बोले, इसने चोरी की है भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेब से पैसे निकालने की? बड़े मालिक की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, मैंने इसी वजह से आपकी जेब से पैसे निकाल लिए। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं इनके इलाज पर पैसे खर्च करूं।
आइंदा मेरी जेब में हाथ मत डालना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रंजन बाबू? जब बड़े मालिक का समय अच्छा था तो आपने उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाई, और आज जब उनका बुरा समय आया तो आप उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। मैंने अपनी आंखों से कई बार आपको बड़े मालिक के जेब से पैसे निकालते हुए देखा है, और जब भी मैंने बड़े मालिक से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर टाल दिया। मुझसे जुबान लड़ाता है बदतमीज नौकर। रंजन ने कृष्णा को बुरी तरह से पीट दिया। बड़े मालिक, ये मुझे मार रहे हैं, आप इनसे क्यों नहीं कुछ कहते? तुमने चोरी की है कृष्णा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप बड़े मालिक? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? अरे मैंने सिर्फ आपके इलाज के लिए रंजन बाबू की जेब से पैसे निकाले थे। हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? थोड़ा सा बीमार ही पड़ गया, मरा तो नहीं जा रहा था। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। कैलाश ने कृष्णा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा आंखों में आंसू लिए चीखते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, और कभी भी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा बड़े मालिक। बड़े मालिक, रंजन बाबू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपके इस धक्का देने से बुरा लग रहा है। आज मुझे ये दुनिया समझ में आ गई है। बड़े मालिक के नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर मालिक के जूतों से हमेशा नीचे ही दबा रहता है। इतना बोलकर कृष्णा कैलाश के घर से बाहर निकल गया और गुस्से से एक फुटपाथ पर जाकर रोने लगा कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके नजदीक आकर गिर गया। वो व्यक्ति बुरी तरह से हांफ रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो गोली लगी है। वो व्यक्ति एक छोटी सी शीशी और एक बड़ी सी फाइल कृष्णा को पकड़ाते हुए बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। तुम मुझे यहाँ के मालूम नहीं पड़ते, तुम गांव के मालूम होते हो। लेकिन ये है क्या? इस शीशी में तैयार किया हुआ एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे तुम हीरे के कटहल उगा सकते हो, और इस फाइल में उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तभी कुछ लोग हाथ में बंदूक पकड़े हुए कृष्णा की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। कृष्णा वहाँ से भाग गया और सीधा अपने गांव पहुँच गया। कृष्णा की थोड़ी बहुत खेती पड़ी हुई थी। कृष्णा अपने खेतों में कटहल की सब्जी बोने लगा और उसने उस व्यक्ति के बताए अनुसार उस शीशी में केमिकल का प्रयोग कटहल की फसल पर किया तो उसके सामने एक चमत्कार हो गया। पेड़ पर हीरे के कटहल उगाए। ये देखकर कृष्णा खुशी से पागल हो गया। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। माँ देखना, अब मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अमीर होने के बाद मैं सबसे पहले अपने बड़े मालिक को जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे चोर कहा जबकि मैंने उनके लिए ही चोरी की थी। कृष्णा की बात पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैलाश को बहुत समय से जानती हूँ बेटा। जब तू बहुत छोटा था तब वो तुझे बड़े प्यार से यहाँ से ले गया था। उस बेचारे ने तुझे इस वजह से घर से निकाल दिया कि वो गरीब हो गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसके छोटे भाई ने उसके सामने तुझे हाथ लगाया। इसीलिए उसने तुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर कृष्णा गहरी सोच में पड़ गया। अब समझ में आया माँ कि जाते हुए बड़े मालिक रो क्यों रहे थे। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृष्णा ने सारे हीरे के कटहल बेच दिए और बहुत अमीर हो गया। लेकिन जब वो कैलाश के घर पर गया तो उसे पता चला कि कैलाश की पत्नी मर चुकी है और कैलाश के भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है और कैलाश का घर भी बिक चुका है। कृष्णा ने पूरे शहर में कैलाश और तान्या की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते वो कैलाश की फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री का एक पुराना मजदूर कृष्णा से बोला, कैलाश जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है कृष्णा, तुमने आने में शायद थोड़ी देर कर दी। मुझे कैसे भी करके एक बार बस बड़े मालिक का पता मिल जाए। जानते हो कृष्णा, मैंने अपने जीवन में कैलाश जी जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। सच तो ये है कृष्णा कि कैलाश की फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कृष्णा, वो किसी और ने नहीं बल्कि राजन कसाना ने लगाई थी। बस एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर वो फैक्ट्री में आग लगाने में वो कामयाब कैसे हो गया। मैं कुछ समझा नहीं।
क्योंकि कैलाश जी ने अपने फैक्ट्री में कुछ ऐसे गैजेट लगवा रखे थे कि अगर फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग भी करता तो खतरे के सायरन बज उठते, मगर उस रात नहीं बजे। भगवान राजन कसाना को कभी क्षमा नहीं करेगा। इतना कहकर वो मजदूर वहाँ से चला गया, मगर कृष्णा ने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन कृष्णा अपनी कार में कैलाश को ढूंढता फिर रहा था। तभी उसकी नजर रंजन और राहुल पर गई, जो कि कैलाश के सबसे बड़े दुश्मन राजन कसाना के साथ बैठे हुए थे। कृष्णा उनकी कार का पीछा करते करते उनके ऑफिस तक पहुंच गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। रंजन और राहुल राजन कसाना से बातें कर रहे थे। मान गए आपको राजन कसाना जी, आपने भैया की फैक्ट्री में आग लगवा दी और भैया को भनक भी नहीं लगी कि वो आग आपने लगवाई है। कैलाश को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगाने में मदद करने वाले उनके ही दोनों भाई हैं। 50 करोड़ की रकम के लिए तो कोई सगा भाई भी अपने भाई को मार सकता है, और फिर तो कैलाश हम दोनों का सौतेला भाई था। तभी कृष्णा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तीनों कृष्णा को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। कृष्णा, तूने ये महंगे कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या कहीं से चुरा कर लेकर आया है? चुरा कर नहीं रंजन बाबू, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए हैं। और तुम दोनों क्या जानो मेहनत करना। तुमने तो सिर्फ अपने बड़े भाई की दौलत को दोनों हाथों से लुटाया है, लेकिन तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कोई सगा भाई भी अपने भाइयों के लिए इतना नहीं करता जितना बड़े मालिक ने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए किया। हाँ, तो तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? फिलहाल मुझे सीधी तरह से ये बता दो कि बड़े मालिक कहाँ है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर ढूंढना ही है तो जाकर उन्हें किसी मंदिर के बाहर ढूंढ। दोनों बहन भाई भीख मांग रहे होंगे। तुम दोनों का मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े मालिक तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ईश्वर देगा, लेकिन राजन कसाना, जिस दिन मुझे बड़े मालिक मिल गए ना, उसी दिन मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर कृष्णा गुस्से से बाहर निकल गया। कृष्णा ने पागलों की तरह कैलाश की तलाश जारी रखी। कुछ महीनों बाद कृष्णा एक मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कैलाश और उसकी छोटी बहन तान्या मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। ये देखकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ कैलाश के पास पहुंच गया। मैं आ गया मालिक, मुझे माफ कर देना। मैं आपके थप्पड़ को समझ नहीं पाया, मैंने आपको गलत समझा। कृष्णा को अमीर देखकर कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तान्या के भी। तेरे जाने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई कृष्णा, और मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरी फैक्ट्री में आग मेरे ही भाइयों ने लगवाई थी, और भगवान ने उन्हें इस बात की सजा भी दे दी। वो दोनों परसों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। शायद आपको पूरी बात नहीं पता बड़े मालिक, इस खेल का असली सूत्रधार राजन कसाना था। उसने ही रंजन बाबू और राहुल बाबू को भड़काया और उन दोनों को 50 करोड़ का लालच देकर आपकी फैक्ट्री में आग लगवाई। असली मुजरिम राजन कसाना है। तभी अचानक कैलाश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर कृष्णा और तान्या बुरी तरह से घबरा गए। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको अभी और इसी वक्त अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं कृष्णा नहीं, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। दरअसल मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद तू तान्या का ख्याल रखना, उससे शादी कर लेना और राजन कसाना को छोड़ना मत। इतना कहकर कैलाश ने दम तोड़ दिया। कृष्णा ने कैलाश का अंतिम संस्कार कर दिया और उसी दिन तान्या से विवाह भी कर लिया। कृष्णा अब बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था। कृष्णा ने ठीक राजन कसाना की तरह उसकी ही फैक्ट्री में आग लगवा दी। राजन कसाना भी सड़क पर आ गया, मगर वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल हो गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा अपनी पत्नी तान्या को लेकर अपने गांव चला गया और वहाँ एक कोठी बनवाकर रहने लगा। कृष्णा आज भी हीरे के कटहल उगाता है। प्रमोद शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। वो एक बहुत मेहनती आदमी था। वो एक किसान का बेटा था। आज सुबह सुबह वो अपने काम पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रमोद ने देखा नंबर उसके गांव के मित्र बल्ली का था। प्रमोद ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो बल्ली, कैसे हो? आज इतने समय के बाद मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हारे लिए एक बुरा समाचार है प्रमोद।
बुरा समाचार? माँ और पिताजी ठीक तो है ना? कल तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया और तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सारे गांव वाले तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तुम पहली ट्रेन पकड़कर अपने गांव निकल आओ। प्रमोद ने अपने गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ ली और कुछ ही घंटे में वो अपने गांव पहुंच गया। प्रमोद ने रोते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। रात में प्रमोद अपनी माँ सुखमणि के पास पहुंचा। माँ, मैं तो पिताजी को ठीक ठाक छोड़कर गया था। अचानक पिताजी को क्या हुआ? तेरे पिताजी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे प्रमोद, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत चिंतित रहने लगे थे। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के आदमी लगातार उनसे वसूली कर रहे थे और तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दे सके। मेरी समझ में नहीं आता माँ कि आखिर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के आदमी पिताजी से किस रकम के लिए वसूली कर रहे थे। हमने तो उनका कर्जा काफी सालों पहले चुका दिया था। बेटा, बहुत साल पहले जब तू काफी छोटा था, तेरे पिताजी ने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप से कुछ रकम उधार ली थी, मगर वो उस रकम का ब्याज आज तक नहीं चुका पाए। पिछले 6 महीने से उन्होंने ब्याज की रकम नहीं चुकाई थी। इस वजह से उनके ऊपर बहुत अधिक कर्जा हो गया था। बेचारे इसी चिंता में चल बसे। ये सरासर अन्याय है माँ। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे पिताजी ने बचपन में ठाकुर से छोटा कर्ज क्या ले लिया? उसने ब्याज के बदले हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं प्रमोद? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बहुत बड़ा व्यक्ति है। उसकी शहर में अच्छे नेताओं से जान पहचान है। मत भूलो कि वो यहाँ का जमींदार है। तभी ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के 2 गुंडे जग्गू और बिल्लू प्रमोद के घर के अंदर घुस आए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं प्रमोद, ये हमारा अधिकार है। जग्गू भाई सही बोल रहे हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम दोनों ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के आदमी हैं और हमें ये पूरा अधिकार है कि हम जब चाहें, दिन हो या रात, किसी के भी घर में घुस सकते हैं। दुनिया बहुत बदल गई है जग्गू और बिल्लू। हम दोनों तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आए हैं। तुम्हें इसी वक्त ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने हवेली बुलाया है। मैं तुम्हें ठाकुर की हवेली पर अकेले नहीं जाने दूंगा प्रमोद। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ठाकुर साहब प्रमोद को जान से मार देंगे। बल्ली और प्रमोद जग्गू और बिल्लू के साथ ठाकुर की हवेली में पहुंच गए। ठाकुर बेचैनी से प्रमोद की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रमोद को देखकर ठाकुर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई प्रमोद। तुम शायद मेरे गांव के पहले व्यक्ति हो जो पढ़ लिख कर शहर से गांव आए हो। आपने बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब। मत भूलिए, बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल आपने ही बंद करवा दिया था। लेकिन तुम्हारे पिताजी को तुम्हें पढ़ाने का जुनून सवार था। अगर आज वो जीवित होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है प्रमोद? मुझे आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है ठाकुर साहब? तुम तो जानते हो प्रमोद कि तुम्हारे पिताजी ने वर्षों पहले मुझसे 10,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसकी ब्याज आज तक चली जा रही है। ना तो तुम्हारे पिताजी ब्याज चुका पाए और ना ही मूल। तुम्हारे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने पिता का कर्जा चुकाए। अब उस कर्ज को तुम चुकाओगे। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की बात सुनकर प्रमोद आग बबूला होकर बोला, मेरी समझ में ये नहीं आता ठाकुर साहब कि 10,000 रुपए के बदले आप मेरे परिवार से कितनी ब्याज वसूलेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मेरे पिताजी हर महीने आपको ब्याज की रकम देते थे। मुझे अब आपके खाते देखने हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा ब्याज है जो चुक ही नहीं पा रहा। जरा आवाज नीचे करके बात करो प्रमोद। यह तुम्हारा शहर नहीं बल्कि मेरा गांव है और तुम मेरी हवेली के अंदर खड़े हो, जिसकी दीवारें सिर्फ और सिर्फ मेरी ऊंची आवाज सुनना पसंद करती हैं, तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति की नहीं। मत भूलो कि मैं इस गांव का जमींदार हूँ। अगर तुमने अपने पिताजी का कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे खेत और तुम्हारा घर दोनों तुमसे छीन लूंगा। कौन से जमाने की बात कर रहे हो ठाकुर साहब? जमींदारी के जमाने चले गए। आज का दौर नया दौर है।
अब इस देश के गरीब नागरिकों के न्याय और अन्याय के फैसले तुम्हारे जैसे क्रूर जमींदार नहीं करते, अदालत करती है। मैं अपने पिताजी का मुकदमा कोर्ट में लेकर जाऊंगा और तुम्हारी एक एक करतूत बताऊंगा कि किस तरह तुमने 10,000 रुपए देकर मेरे पिताजी को कभी चैन से जीने नहीं दिया। तो तुम अपने पिताजी का कर्ज नहीं चुकाओगे? किसी कीमत पर नहीं ठाकुर साहब, आपको जो करना है कर लीजिए। हम दोनों की मुलाकात अब कोर्ट में होगी। इतना कहकर प्रमोद बल्ली के साथ क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। प्रमोद के जाते ही बिल्लू ठाकुर से बोला, ये आपके आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है ठाकुर साहब। मुझे तो लगता है ये छोरा मुसीबत बनकर आया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्लू, ये तो बिल्कुल शिक्षित व्यक्तियों जैसी बातें कर रहा है। अगर ये शिक्षा की बीमारी हमारे गांव में फैल गई तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। तो फिर इस छोरे का जल्दी से कुछ करिए ठाकुर साहब, वरना इसने अपने जैसे और व्यक्तियों को शिक्षित करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी ये जमींदारी जो आपके पुरखों से चली आ रही है, जिसे अंग्रेज और भारत सरकार भी खत्म नहीं कर पाए, ये मामूली सा छोरा खत्म कर देगा। इतना आसान नहीं है बिल्लू। ये बेवकूफ इतना भी नहीं समझता कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर ये अपने पिता की रकम नहीं चुकाएगा तो इसके घर के कागज अभी भी मेरी तिजोरी में पड़े हैं। मैं इसे बेघर कर दूंगा। अगले दिन प्रमोद अपने खेत में चला गया और वहाँ उसकी प्रेमिका आरती पहुँच गई। प्रमोद आरती से बचपन से प्यार करता था। आखिर मुझे तुमसे विवाह करने के लिए और कितना इंतजार करना होगा प्रमोद? आरती, इस बार मैं अपने पिताजी से तुम्हारे बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कुछ दिन बाद मैं माँ को तुम्हारे और अपने बारे में बता दूंगा और तुमसे विवाह कर लूंगा। विवाह करने के बाद भी तुम शहर अकेले जाओगे या मुझे और माँ जी को साथ लेकर जाओगे? नहीं आरती, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं गांव में ही रहूंगा। मेरा गांव बरसों से उस ठाकुर का गुलाम बना हुआ है और मैं ठाकुर की गुलामी से अपने गांव वालों को आजाद करवाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है प्रमोद। इतना मुश्किल भी नहीं है आरती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे गांव में शिक्षा की कमी है। जिस दिन मेरे गांव का हर एक नागरिक शिक्षा को प्राथमिकता देने लगेगा, उस दिन ठाकुर की दुकान बंद हो जाएगी। प्रमोद उस दिन के बाद अपने गांव में अपने खेत में हल चलाने लगा। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को हर घर जाकर बच्चों और बुजुर्गों को शिक्षा की तरह तरह की बातें बताता। गांव के लोगों के मन से अब ठाकुर का भय दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा था। ठाकुर इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा। गांव वाले अब ठाकुर की कोई बात नहीं मानते थे। मगर कुछ सालों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखा पड़ने से गांव की उपजाऊ भूमि बंजर हो गई और पानी की व्यवस्था का इंतजाम ठाकुर के हाथों में था। भूख से परेशान होकर सभी गांव वाले प्रमोद को बुरा भला बोलने लगे। तभी प्रमोद का दोस्त बल्ली सारे गांव वालों से बोला, तुम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। प्रमोद ने तुम सबका कितना साथ दिया और आज जरा सी विपत्ति क्या आ गई, तुम सबने प्रमोद को खलनायक बना दिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी बल्ली कि हम प्रमोद की बातों में आ गए। अरे प्रमोद तो पढ़ा लिखा है, उसका क्या है, वो तो अपनी माँ को लेकर शहर चला जाएगा। भूखे तो हम सब मरेंगे ना। इससे अच्छी तो ठाकुर की गुलामी थी। अब हम किस मुंह से ठाकुर के पास पानी के लिए जाएं? तुम सब लोगों को प्रमोद पर भरोसा करना चाहिए। मत भूलो कि प्रमोद के आने से पहले वो ठाकुर तुम सब पर कितना जुल्म करता था। गांव वालों, अभी भी वक्त है। हम सब ठाकुर के पास चलते हैं और अपने किए की उससे क्षमा मांगते हैं। सिर्फ ठाकुर ही है जो हमारे खेतों में पानी मुहैया करा सकता है। और वो कैसे? मत भूलो बल्ली कि गांव से कुछ दूरी पर एक नदी भी बहती है जो दूसरी नदियों से जुड़ती है। वो संपत्ति ठाकुर के हिस्से में आती है। ठाकुर उस नदी के जरिए हमारे खेतों में पानी छोड़ सकता है और वो हमें बीज लाने के लिए कुछ धन भी दे सकता है। मगर वो उसके बदले कितना भारी ब्याज वसूलेगा, क्या इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा है? इस वक्त तो हम सबको अपने पेट भरने की पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चल रही बल्ली, ये हकीकत है और हकीकत में ऐसा ही होता है। गांव के सभी लोग ठाकुर की हवेली में गए। ठाकुर उसी पल का तो इंतजार कर रहा था। ठाकुर एक सादे स्टैम्प पेपर पर
सारे गांव वालों के अंगूठे लेकर बोला, तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हो। कल मैं तुम्हारे घर पर आकर पैसे दे जाऊंगा और आज रात ही अपनी नदी का पानी गांव की ओर छोड़ दूंगा। ये क्या ठाकुर साहब, आपने तो इन गांव वालों से कुछ भी नहीं कहा। कल मैं सबको उनके घरों से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो सब अपने खेतों की जमीन मेरे नाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो तो आप अब भी कर सकते थे। आपने सादा स्टैम्प पेपर पर अंगूठे के निशान तो ले लिए हैं ना सबके। तुम अभी कृषि कानून के बारे में नहीं जानते। मैंने बहुत सोच समझकर चाल चली है। अब मुझे सारे गांव की जमीन चाहिए। अगले दिन ठाकुर ने सभी गांव वालों के घरों से उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उनके घरों में ताले लगा दिए। सभी गांव वाले अपने घरों से निकल गए। प्रमोद से गांव वालों की ये दुर्दशा देखी नहीं गई। बेचारा प्रमोद जंगल में अपने गांव वालों की तकलीफ में आंसू बहाने लगा कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। तुम क्यों रो रहे हो बेटा? मेरे गांव वासी बहुत तकलीफ में हैं बाबा। मैं अपने गांव को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठाकुर ने उन सबके घर छीन लिए और अब वो उन सभी गांव वालों को घर के बदले उनके खेत जबरदस्ती अपने नाम करवाने के लिए धमका रहा है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम हैं बेटा, जो अपने दिल में दूसरों के लिए दर्द रखते हैं। इतना कहकर उस साधु ने एक बड़ी सी झोली निकालकर प्रमोद को पकड़ा दी। तुम एक मेहनती व्यक्ति हो। मेहनत करके अपनी बंजर जमीन पर इन बीजों को बो देना। समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा। तभी साधु वहाँ से गायब हो गया। प्रमोद हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि वो जरूर कोई मायावी साधु था जो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था। प्रमोद घर जाकर आरती और बल्ली को सारी घटना बताने लगा। लेकिन जमीन तो बंजर है प्रमोद, तुम इसमें बीज कैसे बोओगे? मैं अपनी मेहनत से बीज बंजर जमीन पर बोऊंगा और पानी की जगह अपना पसीना इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन प्रमोद अपनी बंजर जमीन पर साधु के दिए हुए बीजों को बोने लगा। पानी की जगह प्रमोद सूर्य की तपती किरणों में अपने पसीने का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। प्रमोद ने जिस जिस स्थान पर बीज बोए थे वहाँ पर उन बीजों की जगह बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बन गए। प्रमोद हैरत से उन घरों को देखने लगे। अचानक बने उन सुंदर घरों को देखकर सभी गांव वाले दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। उन घरों के अंदर सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। उन सभी घरों में बड़े बड़े ट्यूबवेल भी बने हुए थे जिनमें से पानी आ रहा था। देखा तुमने गांव वालों, ये सब ईश्वर की कृपा है। इस पानी के जरिए हम अपने गांव की बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन हम बीज कहाँ से लेकर आएंगे? तभी प्रमोद की नजर घर के अंदर रखी हुई पोटलियों पर पड़ी। उन पोटलियों में सभी तरह के बीज रखे हुए थे। इन घरों के अंदर बीज भी रखे हुए हैं बल्ली। अब कुछ ही महीनों में हमारी फसल लहलहाने लगेगी। सभी गांव वाले उन जादुई बीजों के बने हुए घर में रहने लगे और ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करने लगे। सभी गांववासी आराम से उन जादुई बीजों के बने हुए घरों में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और ये बात ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये चमत्कार हुआ कैसे। कुछ सोचिए ठाकुर साहब, वरना कुछ ही सालों में ये गांव वाले अमीर बनकर हम सबको जेल पहुंचवा देंगे। आज रात हम जाकर उन सभी के घरों में आग लगा देंगे। रात के वक्त ठाकुर उन घरों में पेट्रोल छिड़कने लगा, मगर जैसे जैसे वो दोनों उन घरों में पेट्रोल छिड़क रहे थे, पेट्रोल की गंध उनके कपड़ों से आ रही थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ठाकुर साहब। ये तुम्हारा दिमाग का वहम है। जल्दी से आग लगा दो। जग्गू ने उन घरों में आग लगा दी, मगर देखते ही देखते ठाकुर और उन दोनों के शरीर जलने लगे। उनकी चीख सुनकर गांव वाले बाहर निकलकर आ गए। तुम सभी गांव वालों को जलाने के लिए आए थे, मगर ये नादान नहीं जानते थे कि ये जादू बीज के जादुई घर हैं, जहां कोई भी अगर बुरी नीयत से आता है तो वो उल्टा उसके साथ ही होता है।
तुम सब अपना जीवन इन घरों में आराम से व्यतीत कर सकते हो। प्रमोद आज भी अपने गांव वालों के साथ उन जादुई बीजों के घरों में रहता है। अर्जुन अपनी पत्नी मंजू और अपने 15 वर्षीय पुत्र सूरज के साथ खेती किया करता था। अर्जुन एक किसान था, मगर कुछ वर्षों से अर्जुन की किस्मत खराब चल रही थी। एक दिन अर्जुन अपने पुत्र के साथ सब्जी खरीद रहा था कि तभी गांव का सरपंच कल्लू अपने साथी हरिया के साथ वहां पर आ गया। अरे और सुनाओ अर्जुन, क्या हो रहा है आजकल? आप तो जानते ही हैं सरपंच जी, मैं एक किसान हूँ और एक किसान खेती के अलावा और क्या कर सकता है। अरे भाई, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो पिछले कुछ वर्षों से तुम खेती भी नहीं कर पा रहे हो। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने घर पर पूजा पाठ करवाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। मैं सब करके देख चुका हूँ सरपंच जी, गरीबों को भोजन, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, हवन, मगर समझ नहीं आता कि हर बार मेरी फसल बर्बाद क्यों हो जाती है। अरे कभी कभी ऐसा होता है अर्जुन कि हम जिस धरती पर अनाज उगाते हैं या किसी भी फल का बीज बोते हैं, वो धरती बीज बोने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, सीधी बात है, जब वो जमीन अपने मालिक को स्वीकार ही नहीं करती तो मालिक को उस जमीन को किसी को बेच देना चाहिए या दान कर देना चाहिए और जंगल में जाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अरे तुम अभी भी नहीं समझे अर्जुन भाई, सरपंच जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हर साल नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तुम अपनी जमीन सरपंच जी को बेच दो, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे और वैसे भी तुम और तुम्हारी पत्नी तो पढ़े लिखे हो, शहर में जाकर आराम से कोई नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर ये खेती बाड़ी शोभा नहीं देती भैया। नहीं हरिया भाई, मैं एक किसान का पुत्र हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूलता। मेरे शरीर के रक्त में खेती बाड़ी बसी हुई है। मैं अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। और मत भूलिए, नौकर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका सर मालिक के जूते से सदैव नीचे ही रहता है। इतना कहकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही हरिया चापलूसी भरे अंदाज में सरपंच से बोला, अरे मैंने बड़े बड़े हिम्मत वाले देखे हैं सरपंच जी, लेकिन अर्जुन जैसा हिम्मत वाला आज तक नहीं देखा। पिछले 5 साल से इसकी फसल बर्बाद हो रही है और इसके ऊपर बैंक का कर्ज और गांव के ना जाने कितने लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है, मगर अजीब व्यक्ति है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, हार मानने का नाम ही नहीं लेता। चिकनी मिट्टी है हरिया, और मत भूलो मिट्टी मिट्टी होती है, ये भी एक दिन पिघलेगा। जिस दिन कर्जदार इसे चारों तरफ से घेरेंगे ना, उस दिन देखता हूँ कि ये कितना हिम्मत वाला है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती सरपंच जी, आप इसकी जमीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप इतने धनवान हैं, किसी की भी जमीन तो खरीद सकते हैं आप। इसकी जमीन में ऐसा क्या है जो आप इस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं? उस जमीन पर मैं गैर कानूनी चीजें उगाऊंगा। अरे ये कैसी बात कर दी आपने सरपंच जी? क्या आपके पास सरकार का दिया हुआ कोई लाइसेंस वगैरह है? मूर्ख व्यक्ति, गांव से 20 किलोमीटर दूर इसकी जमीन है, जहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक भी नहीं होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे? उसने तो मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचेगा। अब मुझे बस बैंक को और बाकी कर्जदारों को ये विश्वास दिलाना है कि अर्जुन उनके पैसे नहीं चुका सकता। उसके बाद देखता हूँ ये क्या करता है। सरपंच ने उस दिन के बाद गांव के लोगों को और बैंक के मैनेजर को अर्जुन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो सब सरपंच की बात पर विश्वास करने लगे कि अर्जुन का दिवालिया निकल गया है और वो उनके पैसे नहीं चुका सकता। कर्जदारों ने अर्जुन का जीना हराम कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी? पहले तो ये कर्जदार हमें परेशान नहीं किया करते थे, मगर अब तो इन सब ने घर को घेर लिया है। आपको पता है, कल बैंक का मैनेजर भी कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आया था। आपको बहुत बुरा भला बोल रहा था। शायद मेरा ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। आखिर आप अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर इन सबके कर्ज को चुका क्यों नहीं देते? हम शहर में जाकर नौकरी कर लेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों आराम से नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं मंजू, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा।
मैं जानता हूँ ये सब गांव के सरपंच का किया धरा है। तुम्हें नहीं पता मंजू, सरपंच ने अपने चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई का मुखौटा लगा रखा है, मगर अंदर से वो बहुत बुरा इंसान है। आप कहना क्या चाहते हैं? गांव के लोग तो सरपंच की तारीफ करते नहीं थकते। क्योंकि वो सरपंच की सच्चाई को नहीं जानते। सरपंच मेरे पूर्वजों की जमीन पर हमेशा से नशीली चीजें उगाना चाहता है। वो मेरी जमीन से नशे का कारोबार करना चाहता है, और वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा मंजू। इतना बोलकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ खेतों की ओर चल दिया। खेतों में जाकर अर्जुन अपनी खेती को गौर से देखने लगा। पिताजी, हम हर साल इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी फसल बाकी और लोगों की तरह क्यों नहीं होती? या तो हमारी फसल में आग लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चिंता मत करो सूरज, इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल हम अपनी फसल पर कड़ी नजर रखेंगे। फसल कटने तक हम घर पर नहीं जाएंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। अर्जुन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सिर पर एक गोल हैट लगा रखा था। उस व्यक्ति ने बहुत कीमती कोट पहना हुआ था। कौन है आप? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मेरा नाम शांता है। तुम्हारे पिताजी मुझे शांता प्रसाद कहकर बुलाया करते थे। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे मित्र भी थे। लेकिन मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाली आबादी में रहना कम पसंद करता हूँ। वो सामने देख रहे हो, मैं उसी कॉटेज में रहता हूँ। शांताराम के कहने पर अर्जुन सामने देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों से कुछ दूर एक बहुत सुंदर कॉटेज बना हुआ था। दरअसल तुम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि तुम्हें शायद कभी मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे इस साल किसके बीज बो रहे हो? इस साल मैं सरसों उगाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उगा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि अब शायद मुझे कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देगा, जिससे मैं शहर जाकर बीज खरीद सकूं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अर्जुन। देखो, सरसों अनाज की खेती तो हमारे देश में बहुत लोग करते हैं। तुम अपने खेत में वो उगाओ जिसे तुम बाजार में ब्रांड बनाकर बेच सको। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जमीन पर इस वर्ष मकई की खेती करो और उस मकई को तुम पॉपकॉर्न में परिवर्तित करके अपने नाम का ब्रांड बनाकर बेचो। यकीन मानो, कुछ ही वर्षों में तुम इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। इतना कहकर शांता प्रसाद ने कुछ मकई के बीज अर्जुन को पकड़ा दिए। ये क्या है? ये बहुत खास किस्म की मकई के बीज है अर्जुन। जब जब तुम इन बीजों को बोओगे तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे खेत लहला उठेंगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहाँ से चला गया। क्या हम वाकई इस साल अपने खेतों में मकई के बीज बोएंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है सूरज। और वैसे मुझे शांता प्रसाद की बात बहुत पसंद आई। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे एक व्यापार का नया रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने शांता प्रसाद के दिए हुए मकई के बीजों को अपने खेतों में बो दिए। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों में मकई बहुत तेजी से उग रही थी। ये तो कमाल हो गया सूरज, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि शांता प्रसाद छोटे मोटे वैज्ञानिक होंगे। मतलब मैं समझा नहीं पिताजी। अरे मकई भी इतनी तेजी से नहीं उगता। मैंने शांता प्रसाद को वैज्ञानिक इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक भीड़ भाड़ भरे इलाकों में कम रहना पसंद करते हैं। 15 दिन के अंदर मकई की फसल पककर तैयार हो गई। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ वो सारी फसल काट ली। उसका शहर में एक दोस्त था जिसकी दुकान एक मॉल के पास सालों से खाली पड़ी हुई थी। अर्जुन ने वो दुकान अपने दोस्त से कुछ समय के लिए उधार मांग ली। अर्जुन उस मकई से पॉपकॉर्न तैयार करता और शहर में अर्जुन की पत्नी मंजू और उसका बेटा सूरज पॉपकॉर्न बेचने लगे। कुछ ही समय में अर्जुन के पॉपकॉर्न सूरज नाम के ब्रांड से प्रसिद्ध होने लगे। अर्जुन की इस कामयाबी को देखकर सरपंच चिंतित था। सरपंच अपने साथी हरिया से बोला,
अरे मेरी समझ नहीं आता कि ये अर्जुन रातों रात अमीर कैसे हो सकता है। अपने अपने सारे कर्जे चुका दिए, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी चुका दिया। तुम्हें नहीं लगता हरिया कि ये सब कुछ बहुत अजीब है? लगता तो मुझे भी है सरपंच जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप हर साल अर्जुन की फसल में आग लगवा देते थे या फिर कोई ऐसा केमिकल फेंकवा देते थे जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, और इस बार भी आपने ऐसा ही किया, मगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। अरे यही बात सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है हरिया, क्योंकि मैंने उसकी मकई की फसल में आग लगाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसकी फसल ने आग नहीं पकड़ी। मैंने हर तरह के फसल नाशक युक्त केमिकल का भी प्रयोग किया, मगर उसकी मकई की खेती में किसी भी केमिकल का कोई असर ही नहीं पड़ा। मुझे तो बात कुछ और लगती है हरिया, और वैसे भी मकई की फसल 15 दिन के अंदर पककर तैयार नहीं होती। ये जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। आज रात क्यों ना हम उसकी फसल पर नजर रखें, हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सरपंच हरिया के साथ अर्जुन के खेतों की ओर चला गया और वो दोनों रात के समय अर्जुन के मकई की खेती पर नजर रखने लगे। मगर आधी रात के बाद उन दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि अर्जुन के खेत के सामने एक मैदान पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और वहां पर एक सुंदर कॉटेज स्थापित हो गया। उस सुंदर कॉटेज से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आ गया। उसके हाथों में एक छड़ी थी। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस छड़ी को फसल से स्पर्श करवाया, फसल बहुत तेजी के साथ पककर तैयार हो गई। हरिया, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? सही कह रहे हो सरपंच जी, ये तो कोई चमत्कारिक व्यक्ति लगता है। लगता है इसने ही अर्जुन की सहायता की है। अब हमें क्या करना चाहिए हरिया? मुझे लगता है कि आप अर्जुन की जमीन हड़पने का सपना भूल जाइए और चुपचाप दबे पांव यहाँ से निकल चलिए। हमारी भलाई यहाँ से भागने में ही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कारिक व्यक्ति आखिर है कौन और अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है। इतना बोलकर सरपंच अचानक उस व्यक्ति के सामने आ गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शांता प्रसाद था। कौन हो तुम और तुम अर्जुन की मदद क्यों कर रहे हो? सवाल ये नहीं है कि मैं अर्जुन की मदद क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम अर्जुन को बर्बाद किस वजह से कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लेकिन आप हैं कौन? मैं एक चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, दूसरे ग्रह का वासी। अर्जुन के खेतों के पास एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और मैं यहाँ पर अक्सर इंसानी रूप में टहलने के लिए आता रहता हूँ। मैं कई सालों से देख रहा था कि तुम उस बेचारे की खेती किस तरह से बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म। इतना कहकर शांता प्रसाद ने अपनी छड़ी उन दोनों के शरीर से स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही हरिया और सरपंच एक बिजोके में परिवर्तित हो गए। शांता प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम दोनों सदैव अर्जुन के खेत की रखवाली करोगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहां से गायब हो गए। और अर्जुन उसके बाद शांता प्रसाद से कभी नहीं मिला। वो कभी नहीं जान पाया कि शांता प्रसाद आखिर कौन था। लेकिन अर्जुन की मकई की फसल आज भी उतनी ही तेजी से पककर तैयार हो जाती है। अर्जुन के सूरज नाम के पॉपकॉर्न का ब्रांड देश भर में प्रसिद्ध है और अर्जुन आज भी मकई की खेती करता है। एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया है भैया। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन। मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती।
जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है, तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला,
मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन, बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहां से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई।
उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे।
और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहा करता था। अर्जुन एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ